इंडिया में 1/3 जो मोबाइल फोन जितने बिक रहे हैं ना, आज के समय में EMI पे बिक रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो EMI के दम पे जो सबसे पॉपुलर फोन जो यहाँ पे इंडिया में बिक रहा है ना, वो लिटरली आईफोन है। आप लोगों ने डेटा सुना होगा ना कि लगभग 70% आईफोन्स इंडिया में EMI पे बिकते हैं। वेल टेक्निकली बात करें तो ये नंबर एग्जैक्टली में थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कि एक बात बताता हूँ, 18% प्रीमियम फोन्स जो थे वो यहाँ पे बिक रहे थे EMI पे 2021 में। फिर 2022 में लगभग 25% EMI पे प्रीमियम फोन्स बिकना शुरू हुए। और 23-24 के इस समय बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 50% तक जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान एक प्रीमियम फोन खरीदने के बारे में सोच रहा है, खरीद रहा है, तो वो EMI पे लेने का सोच रहा है। और हाँ, यहाँ पे मैं प्रीमियम फोन में बात कर रहा हूँ OnePlus, एप्पल और सैमसंग के फोन की। ये तीनों प्राइमरली यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है 30,000 रुपीज के ऊपर। ज्यादातर जो लोग है वो पहले से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कि मोबाइल फोन के ऊपर और महंगे से महंगा एक फोन यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। जो देखा है तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप EMI के ऊपर यहाँ पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो। और इसके अंदर देखा है तो हर एक कंपनी अब इसी स्ट्रेटेजी में जुटी है कि यहाँ पे हम कैसे लोगों को ज्यादा महंगा, ज्यादा प्रीमियम के ऊपर शिफ्ट करें। बेसिकली एक कंपनी के लिए ना 3 टाइप के फोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है बजट में सस्ते में एक फोन बना दो, जिसके अंदर हम सस्ते में सारी चीजें डाल देंगे, लोग भी खुश है, हाथों हाथ पैसा देंगे और हमारा फोन मार्केट में बिक जाएगा। सालों साल Xiaomi जैसी कंपनी ने यहाँ पर यही काम किया। उन्होंने बहुत सारे फोन यहाँ पर बना दिए और उन्होंने ये लगा कि ये सस्ते में मार्केट में निकालेंगे, मार्केट शेयर अपना होगा, नंबर 1 कंपनी बन के बैठे रहेंगे। अब देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजी सही चलती है जब आप एक सस्ता फोन यहाँ बजट फोन बना रहे हो। लेकिन इसका तो प्रॉब्लम रहती है कि बजट फोन के अंदर मार्जिन यहाँ पर होता नहीं है और कंपनी को ना बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में फोन्स को बेचना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉफिटेबल बनेंगे। और अगली चीज कंपनी को लगती है कि कंपनी को यहाँ पे हर साल नए मॉडल निकालने पड़ेंगे, हर साल नया फोन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी एक नया फोन यहाँ पे जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग मैच्योर होते गए, उनके अंदर नॉलेज आती गई, मोबाइल फोन भी सही होते गए, उसके बाद लोग भी समझ गए कि हर साल एक नया मोबाइल फोन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपना फोन चल रहा है वैसा चलता रहेगा, जब तक कुछ नया चीज, कुछ मेजर इनोवेशन आएगा तब जाके मैं अपग्रेड करूंगा। अब यहीं पे इन कंपनीज को नुकसान हो गया। उनको ये लगा कि अब हमारा प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकेगा नहीं तो हमारा मार्केट शेयर लूज होगा और हम पैसा बनाएंगे कहां से। इसके बाद कहानी शुरू होती है यहाँ पे प्रीमियम फ्लैगशिप बनाने की। हालांकि फ्लैगशिप एक ऐसी कैटेगरी थी जो यहाँ पे लंबे समय तक एक कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहेगा। क्योंकि एक प्रीमियम फ्लैगशिप होता है महंगा फोन, उसके अंदर कमाल के फीचर होते, कमाल की ढेर सारी चीजें होती है और उसे बना पाना पड़ता है महंगा, और भी ज्यादा महंगी कीमत में बेचेंगे ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकले। यही काम इंडिया के अंदर एप्पल जैसी कंपनी ने किया। इंडिया में एप्पल अपने स्टार्टिंग से ही महंगे आईफोन्स को लेकर आया था और उससे पता था कभी ना कभी मार्केट शिफ्ट होगा, लोग जब सस्ते फोन से दूर भागेंगे, महंगे के ऊपर जाएंगे तो उन्हें हमारा ऑप्शन मिलना चाहिए। इसी वजह से इंडिया में एप्पल की मोनोपोली एक तरह से बनती चली गई प्रीमियम सेगमेंट के अंदर और EMI ने इस चीज की और ज्यादा मदद करी। लेकिन बात है कि इस चीज को जो क्रैक कर पाई कंपनीज वो 2 हैं, एक है सैमसंग, एक है एप्पल। एंड्रॉइड में जाओगे आपको सैमसंग मिलेगा, एप्पल में जाओगे आपको आईफोन मिलेगा। इसके अलावा तीसरी कंपनी जगह ही नहीं बना पाई, क्योंकि कंपनी देखा तो बहुत सारी है, मार्केट में महंगे फोन भी निकालती है लेकिन बिकते नहीं है। एक रिपोर्ट से पता चलता है मेरे को कि यहाँ पे वीवो का X Fold 3 Pro, जो वीवो का अभी तक का 1.5 लाख रुपए का सबसे महंगा फोन उन्होंने मार्केट में निकाला, उसके अभी तक केवल 7,000 यूनिट्स ही लोग बेच पाए। अब 7,000 अगर बेची, अगले साल तक हो सकता है 5-6 बेच दे, तो 10-15 हजार यूनिट ही बेच रहे हैं। उसके कंपैरिजन में iPhone 16 के प्री ऑर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन इंडिया में iPhone 16, 16 Plus भी राइज किया और लोगों ने 16 Pro, 16 Pro Max भी खरीदा है। यानी कि फ्लैगशिप को बेच पाना हर एक कंपनी के बस का नहीं है और इसलिए ज्यादातर कंपनी सिर्फ अपनी मार्केट पोजीशनिंग, ब्रांड वैल्यू के लिए एक महंगा फोन निकालती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी एक महंगा फोन बना सकते हैं और हम भी आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो कंपनी के लिए बीच में एक रास्ता बचता है जो कि है मिड रेंज वाला रास्ता। वो मिड रेंजर में क्या रहता है कि आपको 20 से 30 हजार रुपए की रेंज ले लो, उसके अंदर आपको बेसिक फीचर दे देंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देंगे और कंपनी देखा तो मेजॉरिटी प्रॉफिट यहीं से कमाती है। यानी कि बजट फोन वाली चीज तो यहाँ पे खत्म ही होती चलेगी और उसकी वजह कंपनी ने आप लोगों को शिफ्ट कर दिया महंगे मोबाइल फोन के ऊपर। फिर लगता है कि यार फोन से महंगे हो रहे हैं, उनको बना पाना महंगा पड़ रहा है। वेल कुछ हद तक बात सच है, लेकिन कंपनी आपसे ज्यादा स्मार्ट है। बात की जाए फ्लैगशिप फोन्स की तो उनको आज के समय बना पाना थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है। जैसे कि iPhone 16 Pro थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एप्पल को बनाना इंडिया के अंदर, जिस कारण से
एप्पल को लगा कि चलो हम थोड़ा सा बेनिफिट यूजर को पास कर देते और आईफोन 16 प्रो 16 प्रो में ऐसी कीमत इंडिया में इस बार थोड़ी सी गिरा दी। ऐसी बात करें तो सैमसंग का S21 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा को कंपेयर करूं तो दोनों की बॉम कॉस्ट में S21 अल्ट्रा महंगा पड़ रहा था बनाना और S24 अल्ट्रा सैमसंग को थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा था। इस वजह से वो आसानी से आगे चल के डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे लोगों को दे देते हैं। और एक जमाने में हमें ऐसा लगता था ना कि यार महंगे फोन के जो फीचर है वो एक जमाने आपको सस्ते फोन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। वेल कंपनी भी इससे ज्यादा स्मार्ट लगी, उन्हें लगा कि जो महंगे फोन में फीचर है कुछ फीचर्स को महंगे फोन में रिजर्व रखो, चाहे वो पेरिस्कोप कैमरा हो, चाहे वो वायरलेस चार्जिंग हो, सारी चीजें हम नहीं देंगे, कुछ चीजें उठाएंगे, वो चीजें हम बीच में चिपकाएंगे और लोगों को फोन बेचेंगे। और धीरे धीरे हर एक कंपनी का प्लान है आप लोगों को एक महंगे से महंगे के ऊपर पुश करना। अब देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारी जो हेल्प यहाँ पे मिली है वो फीचर वाइज इन सब से तो मिली है, लेकिन EMI स्कीम, बाय नाउ पे लेटर की यार फोन आप अभी खरीद लो, पैसा बाद में दे देना, किस्तों में चुका देना, 20 से 30 हजार रुपए का जो सेगमेंट होता है यहाँ पर भी लोग फोन थोड़े से EMI के अंदर लेने लगे हैं। तो वो भी एक चीज है जिस कारण से जो मार्केट रहता है वो 10,000 से नीचे का थोड़ा सा श्रंक कर रहा है, 10 से 15,000 भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, 15 से 20,000 में थोड़ी स्टेबिलिटी है, 20 से 30,000 का मार्केट काफी अच्छा है और 30,000 के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट में बहुत राइज है। काफी सारे लोग यहाँ पे मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो महंगे से महंगा खरीदना चाहते हैं। इवन महंगे फोन का क्रेज इवन इतना है कि लोग रिफर्बिश्ड फोन खरीदने को भी तैयार है। इवन कैशिफाई जैसी कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है जो पुराने फोन या रिफर्बिश्ड फोन बेचता है, और लोग भी ऐसे कि अगर उन्हें रिफर्बिश्ड एप्पल का आईफोन मिले तो वो भी यहाँ पे लेने को तैयार है। खैर ब्रांड वैल्यू का खेल तो एक अलग ही यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है, एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आपको एक महंगा फोन के ऊपर पुश कर रही है और जो सस्ते फोन होते हैं उनको पीछे थोड़ा सा यहाँ पे ढकेल रही है। और देखा जाए तो यार उनके लिए भी आज के समय में बेनिफिट ये, क्योंकि मोबाइल फोन देखा जाए तो आज के समय में लोग अब इतने ज्यादा खरीदते नहीं है जितना एक जमाने में खरीदते थे, और मोबाइल फोन का रिफ्रेश साइकिल अब 2 साल 2.5 साल 3 साल तक यहाँ पे जाने लगा है। इस वजह से कई सारी कंपनी को अपने फोन के अंदर अपडेट देने पड़ते हैं, अपने फोन के अंदर सपोर्ट देना पड़ता है, उसके पार्ट्स अवेलेबल करवाने पड़ते हैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए, तो वो भी एक चीज है। अब EMI की दम पे देखा जाए तो आईफोन जैसा जो है वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा हिट हो गया, लेकिन कब तक वो अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन रख पाएगा ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही बात की जाए तो एप्पल ने इंडिया का मार्केट क्रैक कर लिया, लेकिन ये वाली स्ट्रेटेजी बाकी कंपनीज अब सीख के यहाँ पे इसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। अब कब तक ये लोग सक्सेसफुल हो पाते कब तक नहीं हो पाते वो एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही जो बजट फोन्स रहते हैं अब वो वैसी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे जैसे एक जमाने में किया करते थे। मेरे को आज भी याद है कि जब पहला Redmi Note के फोन्स आए थे, जब Redmi Note 3 आया था तब 10,000 रुपए से शुरू होता था। अब Redmi Note 13 आता है वो 16-17 तक रीच कर जाता है, उनकी कीमत भी 30,000 रुपए पहुंच जाती है। कंज्यूमर की यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी चेंजेस हो रही है, इस वजह से कंपनीज को आज के समय में थोड़ा इनोवेशन भी लेकर आना पड़ रहा है ताकि अपने प्रीमियम सेगमेंट में इनोवेशन दिखा सके। हाल ही में Huawei ने अपना ट्रिपल फोल्डिंग फोन दिखाया था। इस तरीके की इनोवेशन यहाँ पे शोकेस की जा रही है और आप मार्क मेरी मान के रखिए कि जो प्रीमियम में जो चीजें आ रही है वहां पे कंपनीज अपने भी प्रीमियम फोन्स में इसको रेप्लिकेट करेंगी। जैसे कि अभी फोल्डेबल को रेप्लिकेट किया है, आने वाले समय में बताऊं क्या होगा, ट्रिपल फोल्डिंग रेप्लिकेट होगा। इसके बाद पता क्या होगा, रोलेबल टेक्नोलॉजी वाले फोन्स उनको भी रेप्लिकेट किया जाएगा। इसके साथ ही आईफोन के अंदर सबसे बड़ा फीचर एप्पल ने क्या हाईलाइट किया, कैमरा बटन का। ऑलरेडी रियलमी दिखा चुके कि इस टाइप का फीचर हम लोग डालने वाले हैं और बाकी सारी कंपनीज भी अगले साल अपने मोबाइल फोन में एक डेडिकेटेड कैमरा बटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगी। यानी कि मार्केट में क्या होने वाला है, जो फ्लैगशिप फोन है उनकी डोमिनेंस पोजीशन यहाँ पे बनी रहेगी, फोन थोड़े से महंगे होते रहेंगे। लेकिन बात करें इंप्रूवमेंट की, जो इंडिविजुअल फोन जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं उनके अंदर क्या इनोवेशन या इंप्रूवमेंट आएगा, तो माइनर रिफाइनमेंट्स वहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही जो मेजर इनोवेशन होगा वो आपको सीधा सीधा जो टॉप एंड मोबाइल फोन्स होंगे वहां पे देखने को मिलेगा। और इवन जो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट थे ना, वो भी अब थोड़े प्रीमियम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो दोस्तों यार ये एक कहानी चल रही है इंडिया और पूरे स्मार्टफोन मार्केट की। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बताइए कि आप लोग कितने रुपए का फोन यहाँ पे चलाते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।